कोर्ट डीबी के फैसले के खिलाफ था, तो ये तौहीन अदालत है। आज फैसला आता है, कल आता है, जब तक अब जेल ट्रायल के बारे में फैसला नहीं आता तो वो स्टे रहेंगी प्रोसीडिंग्स। अब जो हाई कोर्ट फैसला देगी कि क्या ये जेल ट्रायल इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आईनी है, तो उसके बाद ये प्रोसीडिंग्स असर नौ शुरू होंगी। लिहाजा उन प्रोसीडिंग्स की जो वहां हुई हैं उनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। एक ही अदालत के दो फैसले हैं, एक तरफ एक माह में ट्रायल मुकम्मल करने का, एक तरफ स्टे है, दोनों तरफ से ट्रायल कोर्ट किसका फैसला मानेगी? अब इसी से आप अंदाजा लगा लें। विद ग्रेट रेस्पेक्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के मुतासिब होने का, जब कल परसों ये फैसला आ गया कि जेल ट्रायल को स्टे कर दिया, तो कल के फैसले में जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उसमें डायरेक्शन दे दी फिर ये 30 दिन में आप ट्रायल मुकम्मल करो। ये उसी तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं जिस तरह तोशा खाना में इन्होंने फैसिलिटेट किया था, और एक मुतासिब जज जो कि बदतरीन किस्म की हम कहेंगे नाइंसाफी हुई है, वो हुमायूं दिलावर ने तोशा खाना केस में फैसला किया था। इधर से ये नोटिस करते थे और साथ ही उधर से फैसला आ जाता था। अब उस प्रोसीडिंग्स का क्या फायदा जिसको आज फौरी तौर पर कोर्ट ने भी सस्पेंड कर दिया। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इससे आमिर फारूक साहब के इतने मुतअद्दिद फैसले जो उनके तासुब पे मबनी हैं, उनको चाहिए कि इमरान खान और उनकी फैमिली के मुकदमात को वो ना सुने। अगर वो सुनेंगे तो ये इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ का कत्ल होगा। थैंक यू। जो आमिर फारूक साहब हैं, आपकी नज़र में वो कहीं अंडर प्रेशर हैं, किसी और फोर्स की जानिब से उनके ऊपर दबाव है, या वो ज़ाती तौर पर किसी रिश्तेदारी को निभा रहे हैं, या आप समझते हैं कोई आपके साथ कोई दुश्मनी है, कोई मुखासमत है, क्या वजह है? देखिए, जज के बारे में कंप्लीट एविडेंस तो ज़ाहिर है हम नहीं बता सकते कि उनके साथ किसने क्या ताल्लुक निभाया या किस बुनियाद पर कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि उनके ऊपर प्रेशर है, बज़ाहिर ये लगता है, और उस दबाव को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उस दबाव के तहत इमरान खान के खिलाफ वो फैसले कर रहे हैं जो ना कानून के मुताबिक है ना आइन के मुताबिक है, वो नाइंसाफी पे मबनी है। माजी में कुछ फैसले जो आमिर फारूक साहब ने खान साहब की फेवर में दिए थे, वो मुतासिर किस तरह हो सकता है? वो जिसको कहते हैं ना आंखों में धूल झोंकने के मुताबिक होती हैं। मसलन ये कहना कि जनाब आप जाएं जी नीचे वाली कोर्ट में चले जाएं, प्रोटेक्टिव बेल है, वो हर किसी ने देनी होती है, वो कोई उसको इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जहां सब्सटेंशियल केसेस होते हैं, जैसे टेरियान वाला केस है, उसके ऊपर 2 जज साहबान ने फैसला दिया हुआ है, उस फैसले के ऊपर ये पिछले 1 साल से बैठे हुए हैं, ये जुडिशियल मिसकंडक्ट है। लिहाजा ऐसे किसी केस में एक आर्जी तौर पर रिलीफ दे देना और उसके बाद इतना सख्त फैसला करना और फैसिलिटेट करना कि किसी तरीके से उनको सजा हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये करीने इंसाफ नहीं है। शेख रशीद की पेशी के दौरान शेख रशीद के वकील ने उन्हें ये कहा कि आजकल भी मुल्क में हालात ठीक नहीं है, आप फैज अमीर के दौर की बात कर रहे हैं, आजकल भी हालात ऐसे ही हैं। तो काजी साहब ने इस बयान को नीचे दबा के फिर कहा कि आज को छोड़ें, हम ये केस 2018-19 का है, फैज साहब का धरना केस, तो उस दौर में ही वो आए। अभी तक मतलब इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा काजी साहब का भी कि जो रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में जिस तरह से उसको दबाया जा रहा है। देखें, गाजी फाइसा साहब का बहुत एहतराम है मेरी निगाह में, वो आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, लेकिन मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करता हूं कि मुर्दा यजीद को हर शख्स गाली दे सकता है, जिंदा यजीद के सामने स्टैंड करना, जिंदा यजीद को कहना कि तुम गलत हो, असल जिहाद ये होता है। कलमाए हक कहना जाबिर सुल्तान के सामने ये सबसे अफजल और बड़ा जिहाद है। मैं अहम मौका है कि आज जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, ये ना फैज हमीद के जमाने में हुई, ना ये बाजवा के जमाने में हुई, ना ये मुशर्रफ के जमाने में हुई, ना ये ज़िया-उल-हक के जमाने में हुई। आज चादर चार दीवारी की पामाली